साइक्लोहेक्सेन किस तरह स्टेबल रहेगा? अगर मैं कहूँ कि ये इस फॉर्म में है तो क्या ये स्टेबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल बहुत कम हो गया है और नॉर्मली बॉन्ड एंगल कितना रहना चाहिए कार्बन का? 109.5 डिग्री। तो अब क्या करें? तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है अपने आप को कुछ इस तरह से चेंज कर लेता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। ये स्ट्रक्चर है एक प्लानर, और ये किस तरह चेंज करेगा अपने आप को? एक नॉन प्लानर स्ट्रक्चर में, यानी कि 3D स्ट्रक्चर में चेंज करेगा। और किस तरह चेंज करेगा? ताकि वो एक स्टेबल फॉर्म एक्वायर कर सके, उसकी एनर्जी कम हो सके। तो कौन कौन से कन्फर्मर्स बनेंगे उनको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशंस। कि कौन कौन सी फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो साइक्लोहेक्सेन खुद को स्टेबल करने के लिए ले सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि आप खड़े रहो 10 घंटे तक, थक जाओगे। स्टेबल फॉर्म क्या है आपकी? थोड़ी देर खड़े हो गए, थोड़ी देर बैठ गए और थोड़ी देर आराम कर लिया, तो ये स्टेबल आपके कन्फर्मेशंस हो गए। ये कन्फर्मेशंस हो गई नहीं हो गई आपकी कि आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, खड़े हो, चल रहे हो। ये स्टेबल कन्फर्मेशंस हैं। कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये। एक ही फॉर्म में आप पूरे दिन नहीं रह सकते। मैं कहूँ आप 24 घंटे लेटे रहो, बेकार हो जाएगा शरीर। 24 घंटे चलते रहो, बेकार हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन में होता है। ठीक है, कि खुद को स्टेबल बनाने के लिए वो कौन कौन सी फॉर्म लेता है, तो वही फॉर्म्स हम आज डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यार से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशंस पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, ये तो हमें पता लग गया है कि ये फॉर्म जो है अनस्टेबल है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ाई थी। उसमें हमने क्या बताया था कि बेयर्स ने ये एज्यूम किया था कि जितनी भी साइक्लोएल्केन्स होती हैं वो सारी की सारी प्लानर होती हैं। प्लानर का मतलब जैसे कि बोर्ड है, 2D बोर्ड है ये, जहाँ एक लंबाई है और एक हमारी चौड़ाई है। ठीक है, वो सब प्लानर होती है। लेकिन एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि भाई उन्होंने तो कह दिया प्लानर है, उसके हिसाब से साइक्लोहेक्सेन कैसा होना चाहिए? भाई स्टेबल होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? 5 कार्बन के बाद के जितने भी एल्केन मिले, साइक्लोएल्केन, साइक्लोपेंटेन हुआ, साइक्लोहेक्सेन हुआ, साइक्लोहेप्टेन, आगे सो ऑन, ये सारे के सारे कैसे हुए? अनस्टेबल हो गए। बेयर्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर कैसे इसको एक्सप्लेन करें? आखिरकार हो क्या रहा है? जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी तो देखा कि साइक्लोहेक्सेन कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है अपनी इस पूरे वातावरण में। जैसे मान लीजिए 3D है। 3D का मतलब क्या? मैं इधर भी जा रही हूँ, मैं इधर भी जा रही हूँ, मैं ऊपर भी जा रही हूँ, ऐसे भी जा रही हूँ, ऐसे भी जा रही हूँ। यानी कि आप 360 पूरा घूम सकते हो। 360 साइक्लोहेक्सेन ने अपनी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से रोटेट कर लिया कि उसके बीच में एंगल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन सब कुछ खत्म हो गया और एक स्टेबल फॉर्म बन गई। वो सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है इसकी? वो होती है उसकी चेयर फॉर्म। ठीक है, चेयर फॉर्म होती है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। ठीक, इसके अलावा और कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं वो भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको चेयर कन्फर्मेशन। सबसे पहली फॉर्म हमारी होगी चेयर कन्फर्मेशन। अब होता क्या इसमें? जैसे चेयर होती है ना, चेयर आपने चेयर देखी है? टेक लगा के आप बैठते हो और नीचे की ओर। चेयर की फॉर्म किस तरह की होती है? कुछ इस तरह की चेयर होती है बैठने वाली। ये टेक लगाने का हो गया, ये बैठने का हो गया, और ये चारपाई, इस तरह से चेयर होती है। तो एक तरह से क्या है, इसी तरह से इसने भी अपनी एक फॉर्म बना ली। कैसे बना ली? देखो, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। कुछ इस तरह की कंडीशन आ रही है? नहीं, ये दूसरी वाले में आएगी। मैं इसका एक फ्लिप बनाती हूँ, एक और। ये देखो, ये दो फॉर्म फ्लिप हो गई, नहीं हो गई दूसरे की अपोजिट, जैसे एक मिरर इमेज कहते हैं, जस्ट लाइक। ठीक है, लेकिन ये हमने यहाँ अपनी कन्फर्मेशंस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, देखो बिल्कुल इस तरह से है जैसे ये चेयर की टेक हो गई, ये चेयर हो गई, इसके लैग हो गए। डेट इज चेयर कन्फर्मेशन। इसको इसलिए नाम दिया। आप पूछोगे ना मैम चेयर क्यों नाम दिया? ऐसे दे दिया भाई, हम तो टेबल दे दें, हैं हम तो बोर्ड दे दें, हम तो कुछ भी दे दें। नहीं जी, इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी है। देखो, ये टेक लगाने का हो गया, ये बैठने का हो गया, और ये इसके लैग हो गए। डेट इज कॉल्ड चेयर कन्फर्मेशन। इसको हमने फ्लिप कर दिया, डेट इज दिस।
ठीक, ये कन्फर्मेशन हो गई। याद करने के लिए भैया हम कैसे बनाए मैम, हम तो भूल जाएंगे एग्जाम में, हमें तो याद नहीं रहेगी, हम कुछ बना देंगे। कुछ मत करो आप, डेट इज जेड, जेड को फ्लिप करो, इधर की ओर लेकर आओ, ये हो गई डेट इज जेड। मैं इस जेड को उल्टा कर दूं, ये उल्टा जेड है, मैंने इस जेड को फ्लिप करा, ये बन गई फॉर्म, दैट इज दिस, दैट इज दिस। ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है। ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। पता लगा आप ये क्या दो, जेड का उल्टा चेयर कन्फर्मर, ये मत कर देना भाई, हम तो याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको जिससे कि आप बना सको। सही बात। चलो अब बात आती है कि इसमें जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। बच्चों इसमें एक बात आपको याद रखनी है, दो पोजीशंस होती हैं, एक तो होती है एक्सल और एक पोजीशन हमारी हो गई इक्वेटोरियल। ये दो पोजीशन हमारी पाई जाती हैं। एक्सियल का मतलब क्या होता है, डेट इज एक्सिस, या तो हम अप जाएं या डाउन जाएं, ये हमारी हो गई एक्सियल पोजीशन। ठीक, इक्वेटोरियल हम इसके चारों ओर 360 घूम जाएं, इधर घूमे इधर घूमे इधर घूमे इधर घूमे इधर घूमे इधर घूमे, डेट इज इक्वेटोरियल। आई बात समझ में। एक्सियल का मतलब क्या है, हम सीधे ऊपर की ओर जा रहे हैं, इक्वेटोरियल हम उसके चारों ओर कहीं भी। कहने का मतलब ये क्या है, जैसे मान लिया ये पेन है, अप एंड डाउन, डेट इज एक्सियल, सीधा डेट इज एक्सियल, बिल्कुल सीधा डेट इज एक्सियल। अब मैं यहाँ से इसको इधर ले जाऊँ, 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 किधर भी ले जाऊँ, इधर 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 इधर, डेट इज इक्वेटोरियल। मैं ऐसे ले जाऊँ इक्वेटोरियल, ऐसे ले जाऊँ इक्वेटोरियल, ऐसे ले जाऊँ टेढ़ा कर दूँ थोड़ा इक्वेटोरियल, ऐसे ले जाऊँ, डेट इज इक्वेटोरियल। समझ में आ गई बात। बस आपको यही दो पोजीशन समझनी, क्या व्हाट इज एक्सियल, व्हाट इज इक्वेटोरियल। अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो आप ये आराम से बना लोगे, क्योंकि होता क्या है बच्चों को, ये बनते ही नहीं है, हम कहाँ यहाँ एक्सियल दिखाएं कैसे इक्वेटोरियल दिखाएं, तो उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ, डेट इज एक्सियल और डेट इज इक्वेटोरियल। ठीक है, याद रहेगा बात। ठीक है, अब चलो हम बनाते हैं यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल को थोड़ा सा हम रेड से दिखा देते हैं, डेट इज रेड एक्सियल हमारा, और हमारा ब्लैक से रहेगा इक्वेटोरियल। ठीक है, अब देखो ये हो गया एक्सियल, ये एक्सियल क्यों हुआ, अपसाइड एक्सियल। याद करने का तरीका बता रही हूँ, अपसाइड एक्सियल, नीचे की ओर है नीचे की ओर एक्सियल, ऊपर की साइड है ऊपर की ओर एक्सियल, नीचे की साइड है नीचे की ओर एक्सियल, ऊपर की साइड ऊपर की ओर एक्सियल, नीचे की साइड है नीचे की ओर एक्सियल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हम बात चलते हैं इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल की बात करते हैं। इक्वेटोरियल किधर आएगा भाई, अब ये देखो, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए स्ट्रक्चर से दूर ही जाना चाहेगा, तो डेट इज इधर को हम दिखाएंगे इक्वेटोरियल। और ये बात ध्यान रखनी है, इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल के हमेशा 90 डिग्री। कैसे होती है इक्वेटोरियल, देखो ये हो गया एक्सियल पोजीशन, ठीक है, और इक्वेटोरियल चाहे मैं ऐसे लूँ चाहे मैं ऐसे लूँ, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, कैसी होगी 90 डिग्री। देखो इस वाले पेन से देखो, इस पेन की पोजीशन 90 डिग्री है, ध्यान से देखो, हर सिचुएशन में 90 डिग्री है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप यहाँ बनाओगे डेट इज 90 डिग्री। ये जो हमारा एंगल आएगा, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक, बस इतना समझना जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पे इक्वेटोरियल की आ गई, यहाँ किधर आएगी, थोड़ा सा दूर जाता हुआ, डेट इज ये इक्वेटोरियल। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो, ये हमारी स्ट्रक्चर बन के आ रही है यहाँ से। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी इस तरह से इक्वेटोरियल, यहाँ पर इस तरह से इक्वेटोरियल, यहाँ पे इस तरह से इक्वेटोरियल, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से इक्वेटोरियल। ठीक, ये तो हो गई हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर हो गई बात। अब हम इस पोजीशन पे कहते हैं, ये क्या होती है, आपस में इंटरचेंज होती रहती हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, ये इंटरचेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, एक्सियल पोजीशन ले लेते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना है, जैसे ही ये फ्लिप मारेगा, ये वाली चेयर फॉर्म इस फॉर्म में फ्लिप मारेगी, एक्सियल
इक्वेटोरियल में बदल जाएगा और इक्वेटोरियल एक्सियल में बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? इक्वेटोरियल एक्सियल में बदल जाएगा और एक्सियल वाला इक्वेटोरियल में बदल जाएगा, क्योंकि उसको मुंह मोड़ दिया ना। जो नीचे था वो ऊपर हो गया, जो ऊपर था वो नीचे हो गया। देखो ये पूरा हिस्सा ऊपर था, नीचे चला गया, ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ गया। ठीक, याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। तो अब बताओ मुश्किल है क्या ये सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को चेयर कन्फर्मेशन। और भाई लगेगा क्यों नहीं, थोड़ा सा हैवी ट्रिकी, लेकिन अगर आपने होशियारी से इसको समझ लिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है ना। अब देखो ऊपर की साइड है एक्सियल, नीचे की तरफ एक्सियल, ऊपर की तरफ एक्सियल, नीचे की तरफ एक्सियल, नीचे की तरफ एक्सियल, ये ऊपर की साइड एक्सियल। हो गया आसान। आप ऊपर नीचे नहीं समझ पा रहे तो ये समझो इस तरह से। देखो इसकी नोक ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सियल कर दो। नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ डंडा खींचिए, एक्सियल कर दो। यानी कि ये बॉन्ड नीचे की तरफ है। यहाँ नीचे को आ रहा है, गर्द आ रहा है, तो यहाँ पर एक्सियल नीचे की ओर। यहाँ ऊपर गिर जा रहा है, डेट इज ऊपर एक्सियल, ये ऊपर एक्सियल, नीचे एक्सियल। तरीके हैं बच्चे, याद करने के तरीके हैं। ऐसे बहुत कम बताते हैं, या शायद ही कोई बताया हो किसी ने आपको, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो इस तरह से आ गया भाई बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा गैप कम है, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो इसमें होता क्या है, मैं अगर देखो मैं ये ऐसे बना रही हूँ, ध्यान से देखो उधर, मैं ऐसे ही बना रही हूँ, तो इसका मतलब क्या? आप कहोगे मैम ये देखो मैं तो यहाँ बोर्ड पे बना रही हूँ ना, इस प्लेन पे बना रही हूँ ना। अगर मैं 3D बनाऊँ तो 3D कैसे बनेगा? देखो ये वाला एक्सियल अगर मेरा ये हो गया, ठीक है, ये वाला एक्सियल इसको मानोगे वो ये हो गया, तो ये इक्वेटोरियल क्या है कि अंडर द प्लेन, ये प्लेन के अंदर जा रहा है इस तरह से। ठीक है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। समझ में आ रही है बात बच्चों? समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट समझ लो उसको। बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो मैं बोर्ड के अंदर कैसे दिखाऊं इसको? तो ये इस तरह से मैंने इसको दिखा दिया है। ठीक है, आप बात समझ में आनी चाहिए कि हम यहाँ क्या बना देंगे। जब हम 3D स्ट्रक्चर को एक 2D प्लेन पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे 2D प्लेन पे? 3D स्ट्रक्चर को 2D प्लेन पे कैसे बनाएंगे? तो ऐसे ही बनाते हैं। मैं इसकी भी एक तरीका और बताऊंगी। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये दिखा दिया। ठीक, यहाँ पे हमने 90 डिग्री इस तरह से दिखा दिया, यहाँ पे 90 डिग्री हमने ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे इस तरह दिखा दिया। ठीक, ये वाला रह गया, इसको हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमने ये बना तो दिया, जिसका रह गया बच्चा आप पॉज करके बना लेना। हमने बना तो लिया, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सा अबव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है। देखो एक्सियल तो सीधा समझ में आ रहा है, ये अप एंड डाउन, ठीक है ना, अप एंड डाउन ये आपको दिख रहा है। लेकिन इक्वेटोरियल की पोजीशन नहीं समझ पा रहे होगे, है नहीं है? इक्वेटोरियल की पोजीशन नहीं समझ पा रहे होगे कि कौन सा अबव द प्लेन है, कौन सा बिलो द प्लेन है, कौन सा अबव द प्लेन, कौन सा बिलो द प्लेन। तो उसे हम कैसे समझेंगे? वो ये देखो इस तरह से। देखो इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि कन्फर्मर। देखो जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, ये इस तरह से इधर की ओर जा रहा है, तो ये क्या है? बिलो द प्लेन, अंदर की ओर जा रहा है। ये मैंने इस तरह से लिया है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो हमें ये दिखाई दे रहा है डेट इज बिलो द प्लेन। ठीक, जो ऊपर की ओर है डेट इज अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझते जाएंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? इसी तरह से इसमें होता है। ठीक, तो ये दूसरे में फ्लिप करते रहते हैं। ये तो आपका हो गया चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। कैसा होता है? हाईली स्टेबल फॉर्म। इस पर आप लिख लो ये कैसी फॉर्म है? हाईली स्टेबल फॉर्म। ये हो गया आपका चेयर कन्फर्मेशन। अब नेक्स्ट कन्फर्मेशन आपका आता है डेट इज बोट कन्फर्मेशन। डेट इज बोट। बोट कन्फर्मेशन कैसे बनाते हैं? बोट देखिए भाई, नाव कैसे बनाते थे बचपन में, वैसे ही हमारा बोट होता है। सेकंड, बोट कन्फर्मेशन। हम इसके लिए क्या करेंगे? एक बोट बनाएंगे।
इसको हमने इस तरह से करके ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ बोट, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा पास पास ले आते हैं, अंदर का थोड़ा छोटा दिखा देंगे तो हमें ऑक्लियर्स के बॉन्ड्स दिखाई देंगे, ठीक। डेट इज बोट। बोट में देखो अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह से आएगा, इसको हमने HA से डिनोट कर, इसको हम डिनोट करेंगे HA से, ठीक है। एक बॉन्ड हाइड्रोजन और एक बॉन्ड बना के ये हाइड्रोजन A और B, इसे हम बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन, फ्लैग पोल हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये पोजीशन होगी 1C1। देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, 6, 1 2 3 4 5 6, C1 C2 C3 C4 C5 एंड देन C6। ये 6 कार्बन इस तरह से हो गए, ठीक है। ये कहलाती है बोट कन्फर्मेशन। अब ये कैसी है, स्टेबल है अनस्टेबल है? अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन देखो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कुछ इस तरह से कंडीशन बन गई है कि ये हाइड्रोजन कैसे हैं, एक दूसरे की तरफ को अलाइन है। जबकि दोनों एक दूसरे की तरफ अलाइन होंगे तो क्या होगा कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। और बच्चों के इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि ये लगा लो, एक हाइड्रोजन की जो वॉन डेर वाल रेडियाई होती है, वॉन डेर वाल रेडियाई जो होती है हाइड्रोजन एटम की, वो कितनी होती है, 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और जब दो हाइड्रोजन की वॉन डेर वाल रेडियाई समझ गए, जो उसकी रेडियस है, एक एटम की रेडियस है, ठीक है ना, ये रेडियस कितनी है इसकी 1.20। जब दो हाइड्रोजन मिल गए तो टोटल कितनी हो जाएगी जुड़ के 2.4 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। और जबकि इन दोनों हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस कितनी रह जाती है, 1.83 एंगस्ट्रॉम रह जाती है। अब बताओ ये कितना हाईली अनस्टेबल होगा। भाई उनको इतनी भी जगह नहीं मिली कि वो अपनी रेडियस के हिसाब से बैठ सकें, मतलब दो बच्चों को क्लास में बैठने के लिए इतनी भी जगह नहीं मिल रही है कि वो अपने एरिया के हिसाब से पास पास बैठ सकें। नहीं भाई, एक दूसरे में घुस के बैठ जाना तो कैसे पॉसिबल है ये, इसलिए कि हाईली अनस्टेबल। कैसी होती है भाई ये, हाईली अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात, हाईली अनस्टेबल हो जाती है ये। अब भाई क्या करें फिर इसका, ये तो एग्जिस्ट करती नहीं है ज़्यादा, ठीक। तो फिर क्या होता है इसमें, अब इसमें एक और कन्फर्मर आता है। वो कन्फर्मर क्या होता है, डेट इज ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। वो क्या आती है, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। उसमें क्या हो जाता है, देखो उसमें क्या होता है, मैं यहीं पर ही समझा देती हूँ आपको उसके बारे में भी। इस बोट को हमने ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया, ट्विस्ट मैंने घुमा देना। किस तरह से घुमाया है हमने, ये C3 को तो धर लिया है, इस C5 को धर पहुंचा दिया, जैसे कहते हैं ना, इसको ये पूरा एरिया घुमा के इसके पीछे कर दिया। देखो ये वाला पूरा एरिया घुमा के इसके पीछे कर दिया और इस वाले एरिया को हम आगे लिए हैं, ठीक। समझ में आई बात, C3 को खींच के आगे लिया है। देखो ये मेरे दो हाथ हैं, ठीक। मैंने इस हाथ से C3 को खींचा, इस कोने को, इस C3 को खींचा आगे ले आई, ठीक। और इस हाथ से C5 को पीछे ले आई। C3 को आगे खींच लिया और C5 को पीछे ले गए, ठीक। छोड़ दे के समझ लो, ये पूरी टांग, जैसे हमारी दो पैर हैं, हम ट्विस्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पैर और राइट पैर, ठीक है। जैसे मान लिया इस तरह समझ लो बच्चों, ये आपका मिड पॉइंट है बॉडी का, ये मिड पॉइंट है। ये थोड़ी देर के लिए आप नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए इस तरह फोकस करो, ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट है। ये दो लेग हैं आपके, ठीक है, ये लेफ्ट है। जब मिड पॉइंट पे खड़े होगे तो हाँ, तो ये राइट लेग बन जाएगा, ये लेफ्ट लेग बन जाएगा, ठीक। अब इसको इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, ठीक। इस तरह से इमेजिन करो, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मेरा राइट लेग है और ये मेरा लेफ्ट लेग है, ठीक। मैंने क्या करा, मैंने राइट लेग को ट्विस्ट करा, लेफ्ट साइड लाई, ठीक है। तो लेफ्ट लेग अपने आप राइट साइड चला जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। बच्चों करो जरा, खड़े हो, अभी अपनी जगह खड़े हो जाओ। इनको नहीं समझ में आ रहा है ट्विस्ट बोट कैसे बनी है, उसका तरीका बता रही हूँ मैं। एक ये लेफ्ट लेग है तुम्हारा, ये राइट लेग है, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट है, यानी कि आपका हिप एरिया है, ये सेंटर पॉइंट है, ये लेफ्ट लेग है, राइट लेग। अब राइट लेग को लेफ्ट के इधर साइड लेकर जाओ, ट्विस्ट बन गई पोजीशन, क्रॉस पोजीशन बन गई, बस ये राइट इधर आ गया, लेफ्ट पीछे चला गया। तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, देखो अब मैं उसे रेड से बनाती हूँ।
इट इज जस्ट लाइक दिस। टिक। आई बात समझ में कि क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे। अब सही है, ठीक है। ये C5 वाला पीछे चला गया, C3 वाला आगे आ गया, तो यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो देखो वही क्रॉस बन गया। ये C3 वाला ये आ गया और C5 वाला ये चला गया, ठीक है। बाकी हमारा ये C1 एक तरह रहा, C4 ये रहा, हमारा C2 ये रहा, C6 ये रहा, ठीक। ये पोजीशन हो गई, डेट इज कॉल्ड ट्विस्ट बोट, ठीक है। ट्विस्ट बोट बन गई। अब इसमें हमें समझना क्या है, अब एक घटना और क्या घटी। देखो HA तो यहाँ पर वही रहा, लेकिन जब हमने इसका आगे पीछे पैर किया तो ये जो इसका मुंह इधर था वो फिलअप हो गया, इधर पहुंच गया। HB कहाँ हो गया? इतनी दूरी पे चला गया। जब HB HA से दूर हो गया तो अब ये डिस्टेंस जो है 1.83 नहीं रही, इससे बढ़ गई। इससे बढ़ने की वजह से ये स्टेबल हो गया कंपैरेटिवली टू हाई स्टेबल देन बोट, ठीक है। बोट कन्फर्मेशन से ये ज्यादा स्टेबल हो गई ट्विस्ट बोट, ठीक है, क्योंकि जो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा था वो स्ट्रेन यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये हो गया हमारा ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। क्लियर है? एक और है कन्फर्मेशन इसका, डेट इज चेयर कन्फर्मेशन से बनता है हाफ चेयर कन्फर्मेशन। देखो अब देखो दो कन्फर्मेशन होते हैं बच्चों, चेयर एंड बोट, ठीक है ना। चेयर एंड बोट, चेयर में भी दो होते हैं, हाफ चेयर और चेयर। बोट में भी दो होते हैं, ये सिंपल बोट वाला और एक होता है ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट ज़्यादा स्टेबल है बोट कन्फर्मेशन से, क्यों वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। अब हम लेके चलते हैं डेट इज हाफ चेयर कन्फर्मेशन। जो हाफ चेयर है बच्चों वो इस बोट से भी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। बोर्ड से भी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो फिर आप सोचोगे मैं वहाँ पढ़ा क्यों रही हूँ, फिर वो सिलेबस में हो है क्यों? जब इतना ज़्यादा अनस्टेबल है तो उसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है? क्योंकि बच्चों जब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदलती है तो कोई ना कोई तो रूप लेगी, तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट वाला होता है कन्फर्मर, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट यानी कि जब हम एक दूसरे में स्टेट्स को बदलते हैं तो जो कौन सा कन्फर्मर डेवलप होगा, डेट इज कॉल्ड हाफ चेयर कन्फर्मर। हाफ चेयर कैसे बनेगा? देखो इस तरह से, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं। जो आगे जाके थोड़ा सा फ्लिप होते हैं, नीचे की ओर फ्लिप होते हैं, वो फ्लिप ना होके आपस में इस तरह से मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है, ये समझ पा रहे हो इसको बिल्कुल भी एक वो मत करना, बिल्कुल भी उसमें देखो इस तरह से ये, ठीक है। यहाँ जो बॉन्ड एंगल ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपस में, इनमें 120 डिग्री बॉन्ड एंगल बन रहा है ये, ठीक है, 120 डिग्री। और प्लानर स्ट्रक्चर आ गई है ये। जब ये कॉर्नर प्लानर हो गया तो ये वाला कॉर्नर जो हो गया डेट इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल कॉर्नर, ठीक। ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया हाईली अनस्टेबल, जिसकी वजह से हाफ चेयर कन्फर्मर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो फिर ये होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे फ्लिप करते हैं, या ये जो चेयर कन्फर्मर है ये चेयर बोट में बदल रहा है, ठीक है, चेयर बोट में बदल रहा है, या चेयर अपनी फ्लिप पोजीशन में पहुंच रहा है, जो भी कंडीशंस इनकी में होती है, तो वैज्ञानिकों ने ये देखा रिसर्च में कि एक जो हाफ चेयर कन्फर्मर भी पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट वाला कन्फर्मर बोलते हैं। कौन सा कन्फर्मर बोलते हैं? डेट इज ट्रांजिशन स्टेट कन्फर्मर। क्लियर हो गई बात? दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट कन्फर्मर, इसको हम ये भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा हाफ चेयर कन्फर्मेशन। तो इस तरह से आपकी 4 कन्फर्मेशन हो गई। अब सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ है? और चीज़ ये है कि इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, और इस पर ग्राफ ही बनता है। ग्राफ, मैम ग्राफ याद नहीं रहता। बहुत बच्चे ऐसे कि ग्राफ याद नहीं रहता, मैम हम कैसे याद करें, हमें समझ में नहीं आता, हमें याद नहीं रह पाता, हम क्या करें? तो कुछ मत करो बच्चों, ग्राफ भी आसान होते हैं।
ग्राफ क्या है? जैसे मान लिया आपने ये सीख लिया कि आपको ये पता है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी लेवल, अगर आपको एनर्जी लेवल पता है तो आप ये ग्राफ बना नहीं लोगे? बताओ मुझे, आपको एनर्जी लेवल पता है, क्या पता है कि सबसे ज़्यादा हाफ चेयर की एनर्जी, उससे कम किसकी वाला, बोट की, फिर उससे कम ट्विस्ट बोट की, और सबसे कम एनर्जी चेयर फॉर्म की। अब बात करें स्टेबिलिटी लेवल या स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहीं पर ही इसी को हम बदल देंगे। सबसे कम स्टेबल गे, उससे ज़्यादा बोट, उससे ज़्यादा ट्विस्ट बोट, और उससे ज़्यादा चेयर, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इस पे ग्राफ बनाओ, कैसे बनाओगे ग्राफ? ग्राफ बनाने के लिए वेरी सिंपल ग्राफ है, देखो यहाँ कन्फर्मर्स बन रहे हैं नीचे की ओर, ठीक है। नीचे की ओर कैसे हो रहे हैं? ये कन्फर्मर है हमारे, और यहाँ पर हम लेंगे एनर्जी, ठीक है। सबसे कम एनर्जी किसकी है भाई, बताओ आप? सबसे कम एनर्जी चेयर की। देखो जीरो तो हो नहीं सकती एनर्जी, ये तो जीरो लेवल है, तो कुछ ना कुछ तो होगी, तो ये फॉर्म हमारी होगी हमारी चेयर की, ठीक है। इसको हम सी से शो कर रहे हैं, चेयर को हम सी से शो करेंगे थोड़ी देर के लिए, ट्विस्ट बोर्ड को हम टी बी से शो करेंगे, बोर्ड को हम बी से शो करेंगे, और हाफ चेयर को हम एच सी से शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी चेयर फॉर्म हो गई। चेयर फॉर्म हम रेड से बना लेते हैं, दैट इज दिस एंड दैट इज दिस। अरे मैम आपने 3 पहाड़ियां बना दी। ये 3 पहाड़ी नहीं है, ये 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, जिनमें 4 फॉर्म प्रदर्शित हो रही हैं। वो कैसे? देखो ये वाली हो गई हमारी चेयर, देखो ये इसके बराबर है, नहीं है तो कर लो भाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो जाता है। ये हो गई हमारी, ठीक है। ये हो गया हमारा डेट इज दिस, क्या क्या क्या, डेट इज चेयर फॉर्म। ये दोनों सेम पोजीशन पे, डेट इज चेयर फॉर्म। अब सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा ऊपर ग्राफ इस पे जा रहा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी ये कितनी हो गई? मैं बताऊँ ये भी एनर्जी कितनी होती है, पहले ग्राफ को समझ लो। डेट इज हाफ चेयर, एच सी यानी कि हाफ चेयर की। ये पोजीशन किसकी है भाई? ये जो जा रही है डेट इज ट्विस्ट बोट। ये पोजीशन किसकी है भाई? ये हाफ चेयर से कम है लेकिन ट्विस्ट बोट से ज़्यादा है, डेट इज बोट। ये वाली पोजीशन बिल्कुल सेम इसके बराबर, डेट इज ट्विस्ट बोट। और ये इसके बराबर, डेट इज कौन सी है भाई? ये हाफ चेयर है हमारी भाई, ठीक है। ये हो गई हमारी हाफ चेयर। अब इसमें एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी देखते हैं। जो हाफ चेयर की एनर्जी होती है चेयर के कंपैरेटिवली, वो लगभग होती है 47 किलो जूल ज़्यादा, ठीक है। ये जो हमारा बैरियर रहेगा, कहने का मतलब क्या है? एनर्जी चेयर माइनस हाफ चेयर। देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप चाहे खोल के लिख लेना। चेयर माइनस हाफ चेयर की कितनी होती है? 47 किलो जूल पर मोल। क्लियर बात? अब बात करते हैं हम ट्विस्ट बोट की। ट्विस्ट बोट की एनर्जी कितनी होती है? चेयर कन्फर्मेशन माइनस चेयर की एनर्जी, हाफ चेयर की एनर्जी, सर कर लो चलो कोई नहीं, चेयर की एनर्जी माइनस ट्विस्ट बोट की एनर्जी, ये हमारी हो जाती है 23 या 22.2 होती है। आप 23 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इतनी कितनी होती है? 22.2 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं इस बोट की। ये बोट फॉर्म की एनर्जी चेयर से कितनी ज़्यादा होती है? ये होती लगभग 30 किलो जूल पर मोल। ये कितनी हो गई? 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और हम बात करें इस हाफ चेयर की, भाई ये तो आ ही गया, सॉरी मैंने कहाँ लिख दिया इसको यहाँ लिखना था। ये वाली, ये जो बोट फॉर्म है, इसकी ये वाली एनर्जी कितनी होती है भाई? 30 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? तो बस ये 3 फॉर्म्स हैं, ये आपको याद रखनी होती थोड़ी, ठीक है ना।
कि चेयर हाफ चेयर के बीच में एनर्जी का डिफरेंस 47 किलो जूल। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, ये ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि हाफ चेयर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है। उसके बाद ट्विस्ट बोर्ड, ट्विस्ट बोर्ड नीचे की ओर चला गया, ट्विस्ट बोर्ड की एनर्जी कम है बोर्ड से, ठीक है ना, इससे दोनों से कम है, लेकिन चेयर से तो ज़्यादा है। ये कितनी है, 22.2 किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद आती है बोर्ड, बोर्ड की एनर्जी ट्विस्ट बोर्ड से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 30 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, उसको हम इतना दिखाते हैं। लेकिन इस बोर्ड की हाफ चेयर से एनर्जी कम है, हाफ चेयर कितनी है इसकी कंपेरेटिवली 47, डेट इज की है 30। और यहाँ पे क्या है, ये भी वही आ गया, ट्विस्ट बोर्ड हमारी उतनी आ गई 22.2, मैंने इसको दिखाया नहीं है। हाफ चेयर ये भी इतनी आ गई, कितनी, 47 किलो जूल पर मोल। तो क्या आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि भाई हाफ चेयर की एनर्जी इतनी है, नहीं, ये डेट इज डिफरेंस, ये डिफरेंस है किसी कंपेरेटिवली चेयर कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मर के सापेक्षित लिया गया है इसमें डिफरेंस कि कितना ज़्यादा है कोई कितना कम है। चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसलिए सबसे कम एनर्जी है उसकी, और हाफ चेयर की उससे ज़्यादा है, कितनी, 47, टेस्ट बोर्ड की है 22.2 और बोर्ड की है 30। ठीक है बच्चों, तो इतना क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। इस तरह से हम इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, कंपटीशन का ही है ये मोस्टली, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इंटर में भी पूछ लेंगे भाई, पूछ भी सकते हैं, कई बार पूछा भी है। तो ये आपको क्लियर हो गया, तो आपकी क्या फॉर्म हो गई, आपके कंफर्मेशन हो गए साइक्लोहेक्सेन के, ठीक, चारों कंफर्मेशन कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट टर्न पे जो आपका हमारी कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म, जो हमारी 3D आइसोमेरिज्म है और 2D आइसोमेरिज्म, यानी कि हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट और जेईई में, उन पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है, तो आप उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।